अब हम स्टार्ट करेंगे। गणित की एक ब्रांच है जो कि त्रिकोणमिति, और मैं आपको बता दूं सर कि ये जो बड़ी अति महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, और इसी के साथ में प्राचीनतम भी है। सर अति महत्वपूर्ण क्यों है ये? ये अति महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें इसके अनुप्रयोग बहुत ज़्यादा है। अनुप्रयोग की अगर बात करेंगे तो हमारे दैनिक जीवन में इसके बहुत उपयोग है। ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल की अगर बात करें कि अगर मान लिया जाए कि कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है, वो भी त्रिकोणमिति का उपयोग करता है। सर मैथ तो वैसे भी दैनिक जीवन में अधिकतर उपयोग होता है, तो फिर ये ज्यादा कैसे उपयोग? ये ज़्यादा ऐसे उपयोग होता है जैसे मान लिया जाए कि हमारे यहाँ कोई कारपेंटर काम कर रहा, वो भी त्रिकोणमिति का उपयोग कर रहा। कोई अगर मकान बना रहा, वो भी त्रिकोणमिति का उपयोग कर रहा। और हम तो कर ही रहे, मतलब उसके अलावा भी जैसे कई सारे ऐसे सब्जेक्ट है, जैसे आप फिजिक्स की अगर बात करेंगे तो फिजिक्स त्रिकोणमिति के बिना काम ही नहीं चलेगा। इसके बाद में खगोल शास्त्र की अगर बात करेंगे तो खगोल शास्त्र में पूरा का पूरा त्रिकोणमिति लगता है। मतलब मुझे ये लगता है कि अति महत्वपूर्ण ये इसलिए है कि इसे पढ़े लिखे लोग भी उपयोग में करते हैं, और जो बिल्कुल पढ़े लिखे लोग भी हैं, हाँ, वो अप्रोक्ष रूप से सबसे बिल्कुल इसका उपयोग करते हैं। बिल्कुल है ना। और ऐसे भी अगर कोई मान लिया जाए कि कोई बकरी चराने वाला है, वो भी त्रिकोणमिति का उपयोग करता है। मैं अभी डिस्कशन करूंगा सर, इसकी एप्लीकेशन पर डिस्कशन करूंगा, है ना। और जो बच्चे अभी क्लास में, मेरे ख्याल से अभी तो बच्चों के सिलेबस में आ गया है त्रिकोणमिति, लेकिन इससे पहले की क्लास में भी बच्चों ने भी त्रिकोणमिति का उपयोग किया है, और वो कैसे किया उस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे। वास्तव में देखा जाए जो त्रिकोणमिति शब्द है ये अंग्रेजी शब्द से आया है, ट्रिग्नोमेट्री। और ये जो अंग्रेजी शब्द भी बना है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड, तो ग्रीक के 3 वर्ड है, एक तो ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई का मतलब 3 होता है, 3 होता है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 3। गॉन का मतलब भुजा होता है, ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक में इसको भुजा बोला जाता है, गॉन को, है ना। और मेट्रॉन मीन्स मेजर, मेजर मतलब माप, मापन करना, तो ये क्या हो गई, माप। और ये तीनों मिला के ट्री, गॉन, मेट्रॉन, और इसको मिला के थोड़ा सा इसको इंप्रूवमेंट लाके इसको ट्रिग्नोमेट्री नाम दिया गया है इंग्लिश में। सर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ आपको। यहाँ थोड़ा सा एक कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है, हाँ, कि केवल 3 भुजा की माप। जी, तो मतलब जिसमें 4 भुजाएं हैं, हाँ, क्या त्रिकोणमिति उसे नहीं मापती है? बिल्कुल मापेगी, लेकिन थोड़ा सा उसको हमें 3 भुजा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, और वो किस प्रकार से कन्वर्ट करेगा इस बात पर अभी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। यदि हम 3 भुजा की माप की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से जैसे ही हम 3 भुजाओं की बात करते हैं तो 3 भुजाओं की माप हमारे दिमाग में आते से ही कौन सी आकृति याद आती है? त्रिभुज आती है, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति आप अगर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर समकोण त्रिभुज लगा हुआ है। यहाँ पर मतलब त्रिकोणमिति जहाँ पर भी आती है वहाँ पर समकोण त्रिभुज की बात की जाती है। कहने का मतलब पूरा जो अध्ययन है यहाँ पर समकोण त्रिभुज के लिए अध्ययन करना है हमें। मतलब इससे हम एक नया नाम भी दे सकते हैं ना, समकोण त्रिभुजमिति कह सकते हैं। हाँ, समकोण त्रिभुजमिति भी कह सकते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि फिर वो बाउंडेशन हो जाएगी, केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही यूज किया जाएगा, फिर समकोण त्रिभुज के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन मैंने जैसा यहाँ पर डिस्कशन किया अभी जस्ट बताया था कि त्रिकोणमिति हर प्रकार के त्रिभुज के लिए यूज की जाती है, हर प्रकार की चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज। और यही तो कारण है ना कि बाकी के भी सब्जेक्ट में हमेशा समकोण त्रिभुज थोड़ी मिलेगा हमें। मतलब हमें रचना करना पड़ता है बीच में स्प्लिट, जी, विभाजित करना पड़ेगा और उसको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा बता दें विभाजित का भी। हाँ, विभाजित पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देखिए, मान लिया जाए कि हमारे पास में ये समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज तो बना है, समकोण त्रिभुज बना, हमारे पास में 90 अंश का कोण है। ये तो मालूम ही है कि समकोण में एक कोण 90 अंश का होता है। तीनों कोणों की माप कितनी होती है? 180 अंश होती है। तो एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया, तो दोनों कोणों को अगर जोड़ दिया जाए तो 90 अंश हो जाएगा। तीनों कोणों की माप 180 हो जाएगी। देखिए, ये 90 और ये दोनों का योगफल 90। ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण है त्रिकोणमिति समझने के लिए। हाँ, ये बात तो क्लियर है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। और यदि एक 90 हो गया तो ये दोनों मिलके 90 होंगे। हाँ, तो फैक्ट है कि 90 से तो छोटे ही होंगे। 180 से कम भी नहीं होता, फिक्स ही है 180, है ना। अच्छा, इसके बाद में ये 90 हो गया तो ये फिक्स हो गया कि दोनों मिला के 90 है।
हमें मालूम है कि न्यून कोण किसको बोला जाता है, कि जिसकी माप 90 अंश से कम होती है। तो इसका मतलब ये भी न्यून कोण हो गया और ये भी न्यून कोण हो गया, ये दोनों कोण क्या हो गए, न्यून कोण हो गए। ठीक है, फिर इस बात पर न्यून कोण में क्या आपको बातें ध्यान रखना है त्रिकोणमिति में, इस पर अभी हम थोड़ा आगे डिस्कशन करेंगे। अभी अपना क्वेश्चन ये था कि अगर समकोण त्रिभुज अगर नहीं है तो फिर वहां पर हम कैसे त्रिकोणमिति अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज के लिए ही होती है। सपोज करें कि मेरे पास में इस प्रकार का कोई त्रिभुज है, अब ये तो समकोण नहीं है, मैंने जिस हिसाब से बनाया मेरे ख्याल से सम त्रिभुज बना दिया है यहाँ पर, है ना। तीनों भुजाएं क्या है यहाँ पर, बराबर है, हो भी सकती है। हाँ, तीनों भुजाएं बराबर है मान लिया जाए, या नहीं भी है, नहीं भी, उससे कोई लेना देना नहीं। हमारे पास में ये शीर्ष है और यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, इसकी सम्मुख भुजा पर लंब डाल देता हूँ, और लंब डालने के बाद आप अगर देखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज इस साइड में बन गया हमारे पास, और दूसरा समकोण त्रिभुज इस साइड में बन गया, ये वाला। तो अब देखिए ना, त्रिकोणमिति जब समकोण त्रिभुज के लिए काम करती है तो दोनों में अलग अलग कैलकुलेशन कर लेंगे हम, तो यहाँ काम हो गया। और एक हाथ त्रिभुज की अगर कल्पना करते हम कि सपोज करें कि इस प्रकार का त्रिभुज है, अधिक कोण वाला त्रिभुज है, एक कोण जिसका अधिक कोण है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इस शीर्ष से यहाँ से मैं लंब डाल देता हूँ, और जो इसका आधार में जो भुजा दिखाई दे रही है इसको पीछे की ओर और बढ़ा देता हूँ। आप देखेंगे कि ये 90 अंश का कोण हो गया, तो एक समकोण त्रिभुज हमारे पास यहाँ बन गया, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन गया, दो त्रिभुज बन गए। मतलब एक बात तो क्लियर है कि लंब किसी भी भुजा पर डाला जाए वो हमेशा 90 डिग्री पर बना, हाँ। और जैसे ही 90 डिग्री का कोण बना, हाँ, हमारी त्रिकोणमिति एक्टिव हो गई, है ना। अच्छा, अब इसमें सर अभी अपन ने डिस्कशन किया था कि क्या त्रिभुज के अलावा चतुर्भुज पर भी काम करेगी, तो बिल्कुल करेगी। मान लिया जाए कि मेरे पास में एक आयत है, आयत तो चतुर्भुज ही हुआ, इसके विकर्ण, इसका अगर विकर्ण मिला खींच दिया जाए ये, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक त्रिभुज तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन गया हमारे पास में, और एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन गया। और मैं आपको बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ सर, त्रिकोणमिति हमें इसी क्लास में अगला चैप्टर, ये इस चैप्टर का नाम वास्तव में है, देखा जाए तो त्रिकोणमिति का परिचय है जी। बच्चों की बुक में अगर इस चैप्टर का नाम देखेंगे तो त्रिकोणमिति का परिचय, कहने का मतलब हम त्रिकोणमिति की ABCD से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आज पहले इस चैप्टर में हमें केवल त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना है कि किस प्रकार से इसका आविष्कार हुआ, कहाँ कहाँ पर ये काम करती है, किस किस क्षेत्र में इसका उपयोग है, इसकी खोज किसने की थी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है खोज पर, एक हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है जिस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें समझने के बाद अगला जो चैप्टर आने वाला है वो चैप्टर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। बिल्कुल, वहाँ पर ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ बनेंगी हमारे पास में कि डायरेक्ट समकोण त्रिभुज नहीं रहेगा, तो उसको समकोण त्रिभुज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें परिवर्तित बनाना भी पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो अभी हमारे पास में क्वेश्चन है, ऐसी सिचुएशन अगले चैप्टर में अपने पास आने वाली है। तो अभी अभी हमने जो बताया था कि इसका इतिहास बहुत बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, आपको मैं बता दूं, और हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है कि जो त्रिकोणमिति की जो शुरुआत की थी वो भारतीय गणितज्ञों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, और शुरुआत ही भारतीय गणितज्ञ ने किया था, आर्यभट्ट जी ने। सर ऊपर के तीनों नाम देखकर तो बड़ा हाँ, गर्व में जी जी जी। हाँ। एक बात और है जी, ये चीज शायद हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जिन्होंने हमें खोज के वो चीज दी है, हाँ। मतलब हमें उपलब्ध करवाई है, हाँ। तो उनको सम्मान देना और बिल्कुल 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 फर्ज बनता है। सर ये गणितज्ञ ऐसे है कि जिनका नाम सुनते से ही थोड़ा सीना चौड़ा हो जाता कि हमारे है ना। तो त्रिकोणमिति की जो देन है वो मुख्यतः आर्यभट्ट जी ने, और इसी सदी में तीनों गणितज्ञ रहे, तो इनका भी योगदान है, लेकिन डायरेक्ट योगदान न होके इनका इनडायरेक्ट योगदान है। कहीं ना कहीं इन्होंने भी डेवलपमेंट किया, वराहमिहिर जी थे, ब्रह्मगुप्त थे, तो इनका भी काफ़ी उसमें योगदान है, लेकिन मेन जो योगदान है आर्यभट्ट जी का है। और इनकी एक पुस्तक है सर, आर्यभट्टम पुस्तक है सर, मैं जरूर पढ़ूंगा। हाँ। और मैं बच्चों से भी आग्रह करता हूँ, यदि आपको कहीं मिले तो हमें
अपने हिंदुस्तानी पे गर्व करने के लिए वो किताब पढ़नी चाहिए। बिल्कुल सर। तो उस आर्यभट्टम में बुक में त्रिकोणमिति का इनने जिक्र किया और त्रिकोणमिति अनुपात के जी त्रिकोणमिति के नाम से जिक्र किया। और बल्कि इसके जो सबसे मेन टूल है फार्मूले और अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, वो उनके नाम इन्होंने ही दिए। अच्छा, त्रिकोणमिति अनुपात अपन थोड़ी देर बाद जी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे अभी, क्योंकि हाँ तो क्योंकि वो वही तो त्रिकोणमिति की जान है मतलब। फिर इसके बाद में उसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया एडमंड गुंटर और हिप्पार्कस, तो इन्होंने भी कुछ उसमें डेवलपमेंट किया। किसने किसने क्या क्या डेवलपमेंट किया इस पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल, इस पर चर्चा बड़ी इंटरेस्टिंग है सर, है ना। तो ये इस पर अभी हम थोड़ी देर बाद चर्चा भी करेंगे। देखिए हमने इतनी त्रिकोणमिति की तारीफ की कि त्रिकोणमिति हमारे दैनिक जीवन में बड़ा उपयोगी है। थोड़े से एक अनुप्रयोग की बात करते हैं सर हम कि त्रिकोणमिति का हमारे दैनिक जीवन में क्या अनुप्रयोग है। थोड़ा सा एक डायग्राम उधर है, मैं इधर अपनी ओर ले लूँ इसको। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुतुब मीनार काफ़ी ऊंची है, मेरे ख्याल से आपने विजिट भी किया होगा, ठीक है, दिल्ली में है। और कुतुब मीनार की ऊंचाई अगर हमें पता करना है तो त्रिकोणमिति के द्वारा बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। और कैसे पता करेंगे उस पर अभी हम और डिटेल में समझेंगे। देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि हमने समकोण त्रिभुज की इतनी बात की है, तो समकोण त्रिभुज कैसे बनता है इसमें। मान लिया जाए कुतुब मीनार है और कुतुब मीनार के पास में मैं यहाँ पर खड़ा हूँ जमीन पर, भाई ये तो पाद है, कुतुब मीनार का पाद मतलब तल है, धरातल पर है, खड़ी है, ऊर्ध्वाधर है मान लिया जाए, थोड़ी तिरछी जरूर है लेकिन हम कंसीडर कर सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको मिला देते हैं इसके पाद से, जहाँ लगभग कितनी होनी चाहिए नहीं कुछ भी हो सकती है, इसकी दूरी का मतलब नहीं है, हम जहाँ से इसको देख रहे हैं उसको हमारी सीमा हमारी हाँ कि जहाँ से हमें दिखाई दे रहा है जो कंफर्टेबल है हमारे लिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर खड़े थे और यहाँ से इसको मिला दिया और इसके शीर्ष को देख रहे हैं। और जब शीर्ष को देख रहे हैं तो एक काल्पनिक दृष्टि रेखा जिसको बोला जाता है, दृष्टि रेखा मतलब हम शीर्ष को देख रहे हैं तो हमारी दृष्टि जहाँ से जा रही है उस दृष्टि रेखा से, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि देखिए इसके पाद से मिला है, समकोण त्रिभुज बन गया। ये सर भवन काफी ऊंचा दिखाई दे रहा, इसकी ऊंचाई पता करना है हमें कितनी है। मैं यहाँ पर जमीन पर खड़ा हूँ यहाँ और भवन को देख रहा हूँ और इसके शीर्ष से को देख रहा हूँ, तो एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर भी बन गया। सर दिमाग में कुलबुला रहा है ये कि फिर ये कोण कैसे पता करेंगे, ये बिल्कुल तो 90 का हाँ तो ये भी तो बहुत बढ़िया सर। मैं आपको थोड़ा सा वापस जाऊंगा इसी स्लाइड पर और यहाँ पर देखेंगे हम, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर ये। देखिए पुराने ज़माने में क्या होता था, उससे पहले मैं एक छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे साथ में सर वास्तविक घटना घटित हुई है ये और बड़ी एक दिलचस्प स्टोरी है ये। एक बार क्या हुआ सर कि मेरे साथ में मेरा दोस्त बोलने लगा कि कुतुब मीनार का बहुत नाम सुना है, दिल्ली चलते हम, ठीक है। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन बोले सर वो देखना है हमें कुतुब मीनार। मैंने कहा चलो आते घूम के। हम जब कुतुब मीनार पर खड़े थे, देखिए सर इसकी हाइट तो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, हाइट बहुत ज़्यादा थी। हम जमीन पर यहाँ पर धरातल पर खड़े थे। मैंने दोस्त से बोला कि अच्छा ये बताइए कि मैं कुतुब मीनार की हाइट बता दूं क्या। तो बोले नहीं नहीं तुम तो बेटा पढ़े लिखे हो, हैं पढ़ के बता दोगे। मैंने कहा नहीं पढ़े लिखे नहीं, मैं तो अब भी बता सकता हूँ भाई, ये तो कुतुब मीनार है, मुझे पेड़ की हाइट नहीं मालूम, पेड़ की भी हाइट बता सकता हूँ। तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, बोले उसके लिए तो ऊपर चढ़ना पड़ेगा और टेप लगाना पड़ेगा तब तो हाइट पता चलेगी, यहाँ पर खड़े खड़े कैसे बता दोगे। तो मैंने बोला कि देखो अभी मैं बताता हूँ हाइट। तो हम लोग यहाँ पर खड़े थे, तो मैंने क्या किया कि जहाँ पर खड़े थे मैंने चिन्ह लगा दिया और इस स्थान को मैंने इससे मिला दिया, इसके पाद से। धरातल पर ये भी है, धरातल पर भी मतलब हम भी है, मिलाया नहीं होगा। हाँ, आपने ये दूरी दूरी माप ली, यहाँ से यहाँ तक की दूरी माप ली, काल्पनिक रूप से मिला दिया, काल्पनिक रूप से बोल दिया कि हमने मिला दिया, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहाँ से इसके शीर्ष को देखा काल्पनिक रूप से, दृष्टि रेखा बनी मेरी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज बन गया।
अब समकोण त्रिभुज में क्या क्या दिखाई दे रहा, पहली बात तो ये देखे, मतलब ये दोनों लाइन काल्पनिक हैं। हाँ, फिलहाल हमें यथार्थ में उपयोग में लाने हाँ हाँ। अब हमें समकोण त्रिभुज में क्या क्या दिखाई दे रहा, तो सबसे पहले तो समकोण जैसे ही नाम आता है तो एक कोण इसका 90 अंश का होता है, ये फिक्स है और उसका चिन्ह ऐसा होता है, ऐसा हम बना देते हैं तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज होता है, न भी लिखेंगे तो काम चलेगा। समकोण त्रिभुज में इस कोण के अलावा और दो चीजें हमें मालूम होना जरूरी है, तो अगर दो चीजें मालूम है तो तीसरी चीज हम निकाल सकते हैं। तो देखिए सर, जब हम यहाँ पर खड़े थे तो यहाँ से ये दूरी तो माप सकते हैं, तो मैंने यहाँ से माप ली कि 15 मीटर की ये दूरी थी, तो 90 अंश को तो अभी भूल जाइए आप। इसके अलावा मुझे एक चीज तो पता चल गई। अब एक चीज और चाहिए, या तो मुझे इसकी ये वाली दूरी मालूम होना चाहिए जो कि असंभव है। दूसरी बात, ये दूरी मालूम होना चाहिए जो कि निकालना है, ठीक है। या तो फिर ये कोण पता चलना चाहिए, हाँ, या तो फिर ये कोण पता चलना चाहिए, वो तो असंभव है, ये वाला कोण तो निकालना असंभव है। मतलब हम इस पे ही जा सकते हैं। हाँ, अब केवल अपने पास में केवल ये कोण है मात्र कि ये कोण निकाल सकते हैं किसी तरीके से। अब मैं आपको ये बता दूं कि पुराने समय में ये चित्र देख के ऐसा लग रहा होगा सर, थियोडोलाइट के नाम से एक उपकरण आता था, ठीक है। अभी भी आर्मी वालों के पास में होता है सर ये उपकरण, आर्मी वालों के पास में अभी छोटा रूप आ गया, इस प्रकार से उंगली में लगाते हैं। मैं एनसीसी में था तब मैंने देखा था वो उपकरण। तो इससे क्या है, इस प्रकार से उसमें एक लेंस होता है, ऐसा देखेंगे हम शीर्ष को तो एंगल पता चल जाता है उसमें, शायद इसे सब्सटेंस भी बोलते हैं। हाँ, तो वो एंगल पता चल जाता था उससे, मैंने देखा है उसको और एंगल निकाले भी है ऐसे, ठीक है। तो पहले इस प्रकार का बड़ा उपकरण हुआ करता था। अब ये उपकरण कहाँ से लाए, या वो आर्मी के पास में जो उपकरण है उसको वो कहाँ से लाए, तो मैंने क्या किया, इसके लिए एक उपकरण बनाया, मेरे पास में रखा हुआ है, मैंने खुद नहीं बनाया ये, है ना। ये सर उपकरण, ये वाला कोण ज्ञात करने का, ठीक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। ये मैंने जस्ट ये वजन लटकाने के लिए एक मेरे पास में खराब पेन का केप था, वही लटका दिया ताकि वजन बना रहे इसका। देखिए, इस उपकरण को बनाने के लिए आप एक वृत्त बनाएंगे और उस वृत्त को आधे में से काट देंगे, और नहीं बनाना है कोई दिक्कत नहीं, चांदा होता है अपने कंपास बॉक्स में, डी जिसको बोला जाता है, डी के जैसा ऐसे ही रहता है, वहाँ पर भी उस चांदे में भी इस प्रकार से आप एक नली चिपका देंगे, फिर है ना, किसी इस प्रकार से चिपका देंगे और उस नली को यहाँ पर सेंटर में धागा बांध के इस प्रकार से लटका देंगे और थोड़ा सा कुछ वजन रख दें। अब देखिए, एक नली का मतलब क्या है, मैं इस नली में से इस प्रकार से देखूंगा, इसके लिए ये बहुत जरूरी है ये नली, ठीक है ना। अब आप देखिए कि ये क्या है, मैं जमीन पर धरातल पर इस प्रकार से था ना, तो आपको इसको धरातल पर कंसीडर करना है इस प्रकार से। जब भी आप ऐसे रखेंगे तो आपने देखा होगा कि 0 से स्टार्ट होता है ये और 90 डिग्री तक जाता है, 90 डिग्री तक जाता, सॉरी 180 डिग्री तक जाता है ना, 180 डिग्री तक जाता है। अब ये यहाँ पर होता है 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसा 90 तक यहाँ पर होता है। आप भी देखेंगे कंपास बॉक्स में तो इस प्रकार से होता है चांदा। तो जब आप धरती के समांतर अगर इसको रखेंगे तो ये वाला जो धागा है ना वो 90 पर रहेगा, और आप जैसे जैसे इसको ऊपर की ओर उठाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि धागा इधर की ओर जा रहा है ना। तो आप ये मान लीजिए कि ये जो 90 है इसको 0 मान लीजिए आप, है ना, इसको 0 मान लिया। अब जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो ये धागा कहाँ है, इधर की ओर जा रहा है। तो यहाँ से हम डिग्री नाप सकते हैं कि कितनी डिग्री है। अब कैसे देखेंगे, हाँ जी, काम भी कर सकते हैं, जैसे हम 90 मान लें, हाँ, और यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है वो 90 माइनस करके हमारा, हाँ, बन सकता है, वो भी नाप सकता है। बाकी चांदे में स्पष्ट होता तो ऐसे 10, 20, 30 ऐसा नाप भी सकते हैं, ऐसा भी नाप सकते हैं अपन। चलिए, अब इंटरेस्टिंग बात कि ये कोण कैसे निकालेंगे। देखिए, मैंने क्या किया, ऐसा देखना चालू किया, धरातल के समतल, ठीक है, समतल हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, हमारा तो ये समतल ही है ना, धरातल तो समतल ही है। बिल्कुल। मैंने क्या किया, ऐसा इसमें से एक आंख बंद कर दी और एक आंख से इस प्रकार से ऊपर की ओर देखना चालू किया। जब ऊपर की ओर देखना चालू किया, बहुत, कुतुब मीनार तो काफ़ी ऊंची है सर, तो मैंने काफ़ी ऊपर ऐसा जब देखा तो मुझे कुतुब मीनार का शीर्ष दिखाई देने लगा। और जब कुतुब मीनार का शीर्ष दिखाई देने लगा तो मैंने जैसे ही दिखा वैसे ही धागे को यहीं पर फिक्स कर दिया
धागे को इस प्रकार से फिक्स कर दिया और यहाँ पर देख लिया कि कितनी डिग्री का, खड़े होके हाँ, कितनी डिग्री का कोण बना है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 और इस प्रकार से मैंने देखा कि ये क्या है, 60 डिग्री का यहाँ पर कोण बन गया, 60 अंश का। हाँ कर लें कि आप यहाँ से देख ऐसे करते चले गए। हाँ बस 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 बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला कोण, बिल्कुल बिल्कुल ये वाला कोण, हाँ हाँ ये वाला कोण यहाँ पर आ गया। तो ये क्या बन गया, 60 डिग्री का। अब दो चीजें पता चल गई ना, बस अपना काम हो गया। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है अपनी त्रिकोणमिति। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि अब कुतुब मीनार की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। तो अब ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में अब हमें जानना होगा। और मैं ये बता रहा हूँ कि मैं ही नहीं, सभी लोग निकाल सकते हैं। अच्छा। लेकिन इसके लिए कुछ जानकारी हमें होना चाहिए। अब वो जानकारी मुझे पहले से थी, इसलिए मैंने उसकी हाइट निकाल ली थी। ठीक है, अब इस स्टोरी को यहीं पर ख़त्म करते हैं और हम ये देखते हैं कि वास्तव में इसकी हाइट को कैसे निकाला जा सकता है। तो थोड़ा सा इस बात को समकोण त्रिभुज पर हमें फिर से जाना पड़ेगा। ठीक है, क्या है कि मेरे पास में एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, देखिए समकोण त्रिभुज है। इसका मैं नाम भी दे देता हूँ, ABCD कुछ भी नाम है। और ऐसी कोई बाउंडेशन भी नहीं कि इसी को ये देना है, B देना है, किसी कुछ देना है। मैंने क्या किया, इसको A दे दिया नाम, इसको B दे दिया, इसको C दे दिया। अब इस कोण को मैं क्या कर देता हूँ, 90 अंश का कोण है, मुझे मालूम है कि समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनता है। ठीक है, जब समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना, ये 90 अंश का कोण है। अब इसके अलावा त्रिभुज में कितनी चीजें ऐसी है कि जो अभी तक हमें नहीं मालूम। ये तो अननोन है, अज्ञात है, ये हमें नहीं मालूम कि इसकी इस भुजा का मान कितना है, इसका मान कितना है, इसका मान कितना है। तो हमारे पास में 3 भुजा तो ऐसी है जिसका हमें मान नहीं मालूम, और 2 कोण जिसका मान हमें नहीं मालूम। अब यहाँ से जितनी भी स्टोरी है वो आर्यभट्ट साहब ने दी है, और जितनी भी बातें करेंगे हम वो पूरी आर्यभट्ट साहब ने अपने आर्यभट्टम में लिखी थी। ठीक है ना, और वो क्या लिखी थी, आर्यभट्ट साहब ने ये बोला, अपन अपनी लैंग्वेज में समझे इसको। तो आर्यभट्ट साहब ने ये बोला कि भाई इसमें 3 भुजा है और इन भुजाओं के नाम होना चाहिए। ठीक है, इन भुजाओं के नाम होना चाहिए। अब उन्होंने नाम भी जो दिए ना, बड़े सोच समझ के दिए। इनके जैसे कैरेक्टर है, जैसे इनके गुण है, उसी आधार पर नाम भी दिए। देखिए कैसे नाम दिए। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि इसके ये जो 2 न्यून कोण है, 2 न्यून कोण है, इस न्यून कोण में एक कोण को मुखिया बना दीजिए। थोड़ा सा इस बात को दूसरे तरीके से समझते हैं हम, मुखिया वाली बात आई इसलिए मैं दूसरे तरीके से इस पर डिस्कशन करता हूँ। मान लिया जाए कि हमारे परिवार में कुछ सदस्य है और 3 सदस्य ले लेता हूँ मैं। मान लिया जाए कि पिताजी है, माताजी है और पुत्र है। 3 लोग हैं, 3 सदस्य हैं। अब 3 सदस्यों के बीच में कितने संबंध हो सकते हैं, कितने संबंध हो सकते हैं? तो देखें एक बार कितने संबंध हो सकते हैं। पिता का ये पुत्र है और पुत्र के ये पिता है, 2 संबंध हो गए यहाँ पर। इसके बाद में पिता की ये वाइफ है, पत्नी है, और माता की ये कौन है, पति है। यहाँ पर भी 2 संबंध हो गए, 4 हो गए टोटल। सेम इसी प्रकार से माता का पुत्र है और पुत्र की ये माता है। तो हमारे पास में यहाँ पर कितने संबंध हुए? 6 संबंध हुए। और मेरे ख्याल से आर्यभट्ट जी के भी दिमाग में कुछ ऐसी बातें चल रही होगी कि भाई यहाँ पर जब 6 संबंध हो रहे हैं तो 3 भुजाओं के बीच में भी 6 संबंध हो गए। और इन्हीं संबंधों को त्रिकोणमिति अनुपात बोला उन्होंने। अच्छा अच्छा। और वो संबंध क्या है, और वो त्रिकोणमिति अनुपात के बिना अब आगे त्रिकोणमिति नहीं बनने वाली। ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में अभी हम यहाँ पर समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक संबंध हम समझ लें। भुजाओं के नाम, भुजाओं के नाम। लेकिन भुजाओं के नाम देने से पहले उन्होंने बोला कि जिस प्रकार से परिवार में एक मुखिया होता है तो उस प्रकार से हमें इसमें भी एक मुखिया बनाना पड़ेगा। अच्छा। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। त्रिकोणमिति का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कोई भी त्रिभुज है तो उस त्रिभुज का मुखिया कौन है। वास्तव में मैं ये देखूं कि ये केवल हम मुखिया वाला जो शब्द है, 90 के अलावा किसी को मुखिया बनाना। हाँ, और मुखिया वाला जो शब्द है केवल हम समझने के लिए कर रहे हैं। ये पुस्तक की भाषा नहीं है। अच्छा। है ना, टेक्निकल वर्ड नहीं है ये। ठीक है ना, केवल हम समझने के लिए समझ रहे हैं। टेक्निकली हम प्रायोरिटी बोल सकते हैं। हाँ, प्राथमिकता किसको दे सकते हैं। तो देखिए आर्यभट्ट जी के पास में 2 ऑप्शन थे।
एक तो कोण ये था, एक कोण ये था, और दोनों मुखिया के हकदार थे। तो मुखिया तो एक ही रहेगा परिवार में। तो उन्होंने बोला कि चलिए अभी हम टेम्पररी हम मान लेते कि ये मुखिया इसका मान थीटा है, इसका कुछ ना कुछ कोण होगा। तो उस कोण का मान थीटा है, 30 हो सकता, 45 हो सकता। थीटा मैंने इसलिए लिखा कि इसका मान कुछ भी हो सकता है, 90 अंश से कम होगा, ठीक है ना, 0 डिग्री से ज़्यादा होगा। चलिए, अब मुखिया हो गया। अब उन्होंने बोला कि सबसे पहले भुजा का तो नामकरण ये वाला किया, और इस भुजा का नाम दिया आसन्न भुजा। आसन्न भुजा। और नाम भी देखिए कितना सोच समझ के दिया। ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो समकोण त्रिभुज है इस आसन के ऊपर टिका हुआ बैठा हुआ है, लग रहा है ना। मुखिया के बाद, हाँ मुखिया, हाँ ये आसन है ना, ये हाँ, भाई एक आसन है, उसके ऊपर त्रिभुज रखा हुआ है। ऐसा हम टेम्परेरी समझ सकते हैं, आधार भी बोल सकते हैं ना। इसी भुजा को आधार भी कहा जाता है, बेस इंग्लिश में। हाँ, बेस इंग्लिश में बोला जाता है, बेस, ठीक, ये बेस बोला जाता है इसको, ठीक। और नाम के हिसाब से ही उसका काम भी है। ये मुखिया है, और मुखिया के सामने अगर कोई रहेगा तो क्या बोलेगा, भाई मुखिया के सम्मुख है, सम्मुख है ना। तो ये मुखिया है और मुखिया के सम्मुख है ये, तो इसको क्या बोला गया, सम्मुख भुजा। और इसका दूसरा नाम भी है लंब, जिसको बोला जाता है ना, लंब। अच्छा, मुझे लगता है लंब इसलिए नाम है क्योंकि इस पे 90 का कोण, बिल्कुल, कभी, हाँ बिल्कुल है ना। कभी भी कोई अगर लंबावत है तो मान लिया जाए, मीनार की बात की थी अपन ने, तो मीनार अगर धरातल पर अगर लंबावत है तो जमीन के साथ में 90 अंश का कोण बनाएगा। तो लंबावत का मतलब यही होता है कि जैसे अगर मान लिया जाए मेरे पास ये भुजा है, इस पर अगर लंबावत खींचना है दूसरी भुजा, तो ऐसी 90 अंश का कोण यहाँ पर बनाना पड़ेगा आपको, तो तब इसके लंबावत बोला जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको लंब भी बोला जाता है, और इसको परपेंडिकुलर भी बोला जाता है इंग्लिश में। परपेंडिकुलर मैं 60 में यहाँ पर लिख देता हूँ। अब क्वेश्चन आया कि ये सबसे बड़ी भुजा क्या है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है ना ये, समकोण त्रिभुज में ये वाली जो भुजा दिख भी रही है हमें, सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। अब इसका नाम क्या रखा जाए, तो आर्यभट्ट जी कौन से सदी के थे, 5वीं सदी के, 6वीं सदी के, महाभारत काल के थे, है ना। तो महाभारत में कुंती का ज्येष्ठ पुत्र कौन था, कुंती के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर थे? नहीं, वो तो पांडव में सबसे बड़े, बिल्कुल ज्येष्ठ पुत्र, इसलिए मैंने कुंती बोला है ना, पांडव एकदम दिमाग में। हाँ, तो पांडव के में सबसे बड़े युधिष्ठिर, और कुंती के ज्येष्ठ पुत्र सबसे बड़े कर्ण। तो उसी बेस पर हम इसको कर्ण याद रख सकते हैं, इसको बोला जाता है कर्ण। इसके दो नाम नहीं है, एक ही नाम है, क्योंकि हाँ सबसे बड़ा है, ठीक है ना। और इसको बोला जाता है हाइपोटेनियस, ठीक है ना, ये हाइपोटेनियस हम इसको बोल देते हैं। तो इस प्रकार से इसका नामकरण हुआ। अब जैसे हमने मुखिया की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सर, त्रिकोणमिति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां पर बच्चे अधिकतर गलतियां करते हैं, ये रट लेते हैं कि जो सबसे नीचे भुजा रहती है उसको आधार ही बोला जाता है, जो लंबवत रहता है उसको लंब ही बोला जाता है, और इसको कर्ण तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं है। अच्छा, अपन दूसरा बना के, वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में क्या है कि जो 90 अंश का कोण है और ये मुखिया वाला जो कोण है, इसके बीच की भुजा को आधार बोला जाता है। ये बात हमें याद रखना होगा, ठीक है। ये और बहुत अच्छी, हाँ, ये बात याद रखना पड़ेगा कि जो मुखिया है या मुख्य कोण है या न्यून कोण, जो मुख्य कोण हमने कंसीडर किया है, उसके और 90 अंश के बीच की भुजा को आधार बोला जाता है। बस इस बात को याद रख लेना। सर एक चित्र बना, हाँ बनाते हैं सर, बनाते इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर ले। और मुखिया के सामने की भुजा को लंब बोला जाता है या सम्मुख भुजा बोला जाता है। ज़्यादा पॉपुलर है लंब और आधार है, लंब और आधार ज़्यादा पॉपुलर है। आप सम्मुख भुजा भी लिखेंगे तो गलत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहीं पर एक डायग्राम फिर से बनाता हूँ, और जो आर्यभट्ट जी ने बोला था मुखिया वाली बात, मैं मुखिया बना देता हूँ इसको, ठीक है। नाम भी कुछ भी दे सकते हैं, मैं यही से शुरू कर देता हूँ, ए बी और ए सी, ऐसे नाम भी दे दिए।
देखिए मुखिया क्या है, मैंने शुरू में डिस्कशन किया था कि मुखिया इसको भी बना सकते हो आप या इसको भी बना सकते हैं। बताया था, उसके आधार पर मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारा मुखिया और 90 के कर्ण को यदि हम मिलाएंगे तो आधार आधार होगा। बिल्कुल करेक्ट, पहली चीज, बिल्कुल करेक्ट, बड़ी बिल्कुल तो कर्ण है ही, बिल्कुल कर्ण है, बचा हुआ तो लंब होगा ही, है ना। ये हो जाएगा आधार, सॉरी, है ना, आधार, ये बनेगा आधार। और मुखिया के सामने की भुजा को लंब, लंब। कर्ण तो बस, और इसको कर्ण तो फिक्स ही है, कर्ण तो सबसे बड़ा भाई है, कभी नहीं बदला, है ना। कोशिश मानने भी करते तो अभी कर्ण बदला ही नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेगा। और ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, इसके ऊपर ये निर्भर करता है। तो इतनी बात अगर समझ में आ जाती है तो अब यहाँ से पूरी त्रिकोणमिति बिल्कुल अब अपन चरणबद्ध आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। मेरे ख्याल से जितनी भी बातें की थी हमने, थोड़ा सा अनुप्रयोग की बात अधूरी रह गई कि वास्तव में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग क्या है। देखिए जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि कुतुब मीनार वाला, हम जब घूमने गए थे तब मैंने कुतुब मीनार की हाइट निकाली थी कितनी है। उसके बाद में अगर इंजीनियरिंग में देखा जाए तो लगभग सारे सब्जेक्ट बिना त्रिकोणमिति के नहीं होते। और ख़ास करके अगर आपको देखने में भी आया होगा तो सिविल इंजीनियर सर, आप रोड में लेवल वगैरह मिलाते रहते, वो एक ट्राईपोड और इस प्रकार से लेवल मिलाने के लिए वो यूज़ करते कि लेवल में कितनी हाइट, कहाँ पर ज़्यादा गड्ढा है, कहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर भी त्रिकोणमिति यूज़ हो रही है, ठीक है ना। सिविल जब मकान बनते हैं तो मकान में भी आपने देखा होगा कि ऊर्ध्वाधर दीवारें बनाई जाती है, ठीक है ना, ताकि लोड प्रॉपर तरीके से मैनेज हो। इसके अलावा आपने जैसा मैंने बताया अनपढ़ लोग भी यूज़ करते हैं। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, ये कि जो कभी जिसको कोई नॉलेज नहीं है वो भी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा एक कारपेंटर या जो मकान भवन बनाने वाले जो मिस्त्री होते हैं या इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर तो पढ़े लिखे हैं, मान लिया जाए वो पढ़े लिखे नहीं भी है कौन मिस्त्री, तो उनके पास में एक 90 डिग्री का एक गुनिया बोलते हैं सर उसको, एक गुनिया इस प्रकार से एक स्केल बनी होती है इसमें। तो गुनिया ये 90 डिग्री का होता है, यहाँ पर गुनिया का यूज़ करते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री हो गए तो त्रिकोणमिति तो लगी। हाँ, और मैं आपको बड़ी एक आश्चर्यचकित बात बताऊँ सर। एक बार मेरी लाइफ का एक ऐसी घटना हुई थी कि मैं उस घटना से आश्चर्यचकित रह गया। वो घटना ऐसी थी कि मैं अपने मामा जी के यहाँ गया था, एक बार मामा जी के यहाँ गया था, तो उनको क्या भवन बनाना था, छोटी सी स्टोरी है, बिल्कुल एकदम छोटी सी। तो वो मिस्त्री क्या है, वो गुनिया भूल गया था। ये गुनिया तो बहुत ज़रूरी है जब आपको एंगल बनाना होता, तो गुनिया भूल गया था। तो मैंने कहा काम करने आया हो, गुनिया भूल गए, मेन औजार ही भूल गए। बोल कोई दिक्कत नहीं, मैं गुनिया बना दूंगा। तो मैंने कहा एग्जैक्ट कैसे बनाओगे? तो उनके पास में एक रस्सी थी सर, उसका गुनिया देखिए कैसे बनाया था। उनने क्या किया, एक 3 सेंटीमीटर पर एक जो रस्सी है ना, एक 3 सेंटीमीटर पर, एक 4 सेंटीमीटर पर, और इधर क्या रखा था उनने 5 सेंटीमीटर पर एक गठान बांधी थी, इस प्रकार से गठान बांधी थी। और इसको क्या किया था, तीनों कोनों को जब मिला दिया था उनने, तो आप देखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज बन गया था, है ना। और समकोण त्रिभुज से कार्नर निकाल दिया था उनने। हमें मालूम है कि अगर ये 3 है और ये 4 है तो ये 5 ही होगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर संतुष्ट करता है 9th क्लास का। तो मैं आश्चर्यचकित, मैंने उससे बोला कि कहाँ तक पढ़े हो? तो बोले नहीं, मैं तो पढ़ा स्कूल ही नहीं गया हूँ। तो मैंने कहा ये कहाँ से पता चला तुमको पाइथागोरस प्रमेय? तो बोले ये तो मैंने नाम पहली बार सुना पाइथागोरस प्रमेय, है ना। लेकिन उन्हें यूज़ किया। थोड़ा सा सर चैप्टर से अपन बाहर भी जा रहे हैं और डिटेल भी ज़्यादा कर रहे हैं उसको, लेकिन क्या है, बहुत ज़रूरी है ये सारी जो डिस्कशन हो रहा अपना, ये बहुत ज़रूरी है त्रिकोणमिति के लिए। चलिए अब यहाँ पर आर्यभट्ट जी ने बोला कि भाई ये 3 भुजाएं हैं, तो 3 भुजाओं के बीच में कुछ न कुछ तो संबंध होना चाहिए। तो और इस संबंध के नाम भी होना चाहिए, जैसे पिता माता पुत्र पति पत्नी की जो अभी हमने बात की थी, ऐसा कुछ न कुछ नाम तो होगा। तो इन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले बोला ज्या, एक पहले संबंध का नाम दिया ज्या, पहले संबंध का नाम दिया ज्या। और उन्होंने ये बोला कि इस भुजा से तीर का चिन्ह भी लगा दिया, इधर से इधर
जो संबंध होगा उस संबंध का नाम हम दे देते ज्या। ठीक है, इसके बाद में इसका थोड़ा इंग्लिश इंप्रूवमेंट हुआ और इसका इंप्रूवमेंट हुआ साइनस। साइनस और साइनस का फिर और इंप्रूवमेंट हुआ। एडमंड गुंटर जी थे, मैंने अभी डिस्कशन भी किया था, उन्होंने इसको बोला था साइन। इसको बोला था कि भाई ये बहुत बड़ा नाम है, साइनस है, ज्या है, ये है, वो है। तो इनने सबसे पहले एडमंड गुंटर जी ने बोला था कि इसका नाम क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। पहली बार समझ में आया, ज्या तो सुनी नहीं था मैंने, है ना। सर इसका हिंदी मीनिंग होता है अर्धजीवा, है ना। तो इन्होंने क्या है, सबसे पहले अर्धजीवा से ज्या शब्द उठाया। भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेफरेंस होता है। अब इतनी स्टोरी के बाद अब अपन मेन बात पर आते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला था कि आर्यभट्ट जी थे और आर्यभट्ट जी ने इनके बीच में जो संबंध स्थापित किए और उस संबंधों के नाम क्या रखना चाहिए। भाई कुछ ना कुछ तो नाम रहेगा, जैसे हमारे परिवार में भी होते माताजी, पिताजी, पुत्र। अभी हमने एक संबंध भी स्थापित किया था और थोड़ा सा मैंने डायग्राम को उधर कर दिया ताकि अपन यहाँ पर संबंध लिख सके। जी जी। आर्यभट्ट जी ने सबसे पहले बोला कि भाई पहला जो संबंध है इसका नाम रखना चाहिए ज्या। ज्या इसका वास्तव में इन्होंने अर्धजीवा से इसको, इस शब्द को लिया है ना। अर्धजीवा शब्द से ज्या शब्द इन्होंने लिया है। इसके बाद में इसका परिवर्तित नाम साइनस हुआ। साइनस, साइनस, साइनस। और फिर उसके बाद हमने एक स्टोरी मतलब अपने उस पर चर्चा की थी। एक मैथमेटिशियन थे एडमंड गुंटर साहब। तो एडमंड गुंटर साहब ने बोला कि भाई ये साइनस तो बहुत बड़ा शब्द है, ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो इसको क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा शार्ट फॉर्म कर दिया और इसको नाम दे दिया उनने साइन। और फिर उसके बाद इसको और थोड़ा सा शार्ट किया गया और शार्ट करने के बाद में इसको लिखा गया साइन, केवल साइन, SIN, साइन। और आपको मैं ये बता दूं कि इंग्लिश में जनरली हम बड़ा वर्ड जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहाँ पर कैपिटल लेटर लिखते हैं, साइन ऐसा। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्चुअली ये संबंध है ना, दो भुजाओं के बीच में संबंध है, तो यहाँ पर कैपिटल लेटर का यूज नहीं करते, ये सब स्मॉल ही होते हैं इसमें, ये भी स्मॉल ही रहेगा। सबसे मेन बात हमने क्या बात की थी कि इस त्रिभुज का एक मुखिया बनाया हमने जी। तो ये जो साइन का मान है, संबंध है, कैसे पता चलेगा कि किस मुखिया के लिए हो रहा। तो इस मुखिया को साइन के साथ में लिखना जरूरी है। अगर हम उसको मुखिया को अगर वहाँ पर नहीं लिखते हैं तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, इसकी कोई मीनिंग नहीं होगी, ठीक है ना। अगर मैं अकेला साइन लिखता हूँ तो इसका कोई अर्थ नहीं है जब तक इसका मुखिया साथ में ना है। हमारे सरनेम होते हैं ना सर, जब तक हम सरनेम न लगाए या अपने पिताजी की आइडेंटिटी न दे तब तक भाई हमारे नाम के तो कई लोग हैं। तो सेम इसी प्रकार से मुखिया का नाम इसमें लिखना अनिवार्य है। कौन से मुखिया की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसको लिखने के दो तरीके हैं। एक तो ये इसका मान कितना है, थीटा, और इसका नाम क्या है, सी। इस कोण का नाम क्या है, सी है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन सी भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कैपिटल लिख सकते हैं हम, लेकिन ये जो संबंध का जो नाम है उसको उसमें सब स्मॉल में रहेगा। सबसे पहले इन्होंने बोला कि ये जो पहला संबंध इन्होंने स्थापित किया सम्मुख भुजा और कर्ण के बीच में, तो इन्होंने बोला कि ये लंब है ना, लंब और जो कर्ण है, कर्ण का इसमें संबंध होगा और इस संबंध को हम क्या बोलेंगे, साइन बोलेंगे, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। अच्छा, अब इसके बाद में दूसरा संबंध, ये तो हो गया ऐसा। फिर इसके बाद में उन्होंने दूसरा संबंध किया इस भुजा का इस भुजा से ऐसा, और उसका नाम दिया कोज्या, कोज्या। और सेम इसी प्रकार से कोज्या का भी नाम कोसाइन, कोसाइन, कोसाइन रखा गया, इंग्लिश में कोसाइन बोला गया इसको। और इसका फिर परिवर्तित नाम, जितने भी नाम हैं तीन लेटर में है केवल, ताकि उसको लिखने में और समझने में सुविधा जाए। तो 3 लेटर में इसका नाम लिखा कास, ओनली कास, केवल इसका नाम कास रख दिया। और मुखिया का तो नाम रहेगा ही रहेगा। तो इसका होगा आधार बटे कर्ण। अब बच्चे कई बार ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करते हैं कि सर साइन कहाँ से आया,
कोसाइन कहाँ से आया, ठीक है ना, तो उसकी हिस्ट्री है, ये कहाँ से आया, इसके नाम कैसे परिवर्तित हुए, तो इसका इतिहास ये है। अब इतिहास में भी कई बच्चे क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करते हैं कि साइन का मतलब क्या है सर, तो ये जस्ट नाम है, साइन केवल नाम है ये। जैसे मेरा नाम महादेव है ना, बच्चों के भी अलग अलग नाम होते हैं, तो सेम ऐसे ही नाम है। अब नाम की मीनिंग तो सब अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो और मीनिंग आया कहाँ से, तो ये हमने अभी यहाँ पर डिस्कशन किया। फिर उसके बाद में स्पर्शज्या, स्पर्शज्या, और स्पर्शज्या का फुल फॉर्म है टेंजेंट, टेंजेंट। तो हम लोग यूज करते हैं। हाँ, इसको तो बहुत ज़्यादा मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, फिजिक्स में करते हैं इसका यूज। टेंजेंट का शार्ट फॉर्म होता है टेन, और इसका जो संबंध होता है इस भुजा का इस भुजा से संबंध होता है, मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये अगला संबंध है। इसके बाद के संबंध बड़े इंटरेस्टिंग है सर। देखिए मुख्यतः तो 3 संबंध तो हो गए यहाँ पर, कैसे, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, और इसका इससे हो गया। अब उल्टे, जैसे पिता का पुत्र है तो पुत्र का एक कौन हो गए, पिता हो गए, है ना, तो सेम इसको पलटाते हुए चलना हमें। स्पर्शज्या, फिर उसके बाद में कोटि स्पर्शज्या, कोटि कोटि, बड़े नाम बहुत हाँ, और इंटरेस्टिंग भी है सर, कोटि स्पर्शज्या, स्पर्शज्या, है ना, और इसका कोटेंजेंट बोला जाता है, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, और कोटेंजेंट को बोला जाता है कॉट, और ये थीटा तो लगेगा ही लगेगा, टेन का उल्टा होगा। तो जो टेन है ना, टेन का उल्टा होगा। इस पर अभी हम फार्मूले याद करने का तरीका भी देखेंगे। तो ये बनेगा फिर आधार का लंब। देखिए ना, नाम भी जो है ना उल्टे टाइप के है। ये स्पर्शज्या है तो कोटि स्पर्शज्या, और टेंजेंट तो कोटेंजेंट। अब इसमें अगला संबंध क्या रखा जाए, तो देखिए ये स्पर्श का कोटि स्पर्श हो गया, तो सेम कोज्या का उल्टा, तो कोज्या का उल्टा नाम भी ऐसे ही रखे इनने। क्या रखा, जैसे कोटि स्पर्शज्या का कोटि स्पर्शज्या, इसका नाम रखा व्यू कोज्या, व्यू कोज्या, है ना। और इसको इंग्लिश में पूरा फुल देखा जाए तो सेकेंड नाम रखा, और इसको शॉर्ट में लिखा गया सेक, और मुखिया का तो नाम रहेगा ही रहेगा, तो ये थीटा भी यहाँ पर लग गया। अच्छा, इसका मान कितना होगा, तो इसका मान बिल्कुल सिंपल है, कास को पलटा दीजिए, कास को पलटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये आधार बटे कर्ण था, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब लास्ट नाम बचा, क्योंकि 6 संबंध तो होना है ना, 6 संबंध होना है, तो व्यू ज्या, जिसका नाम व्यू ज्या हो गया, और इसको बोला जाता है कोसाइन, और इसको बोला जाता है कोसेकेंड, और इसको शॉर्ट में बोला जाता है कोसेक। अब जैसे मैंने बोला था कि इसको 3 कैरेक्टर में ही लिखा जाता है, तो कोसेक को जनरली ज़्यादा में लिखा जाता है, और इसको 60 में अगर लिखा जाए तो ऐसा लिखा जाता है, इसको 60 में, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर ये है ना। तो कोसेक, और इसको थीटा, यदि आप सी भी लिखेंगे तो भी आप कोसेक इसको मान सकते हैं। और इसका फार्मूला क्या होना चाहिए, तो सेम इसकी पलटी कर देंगे हम, तो ये फार्मूला बन जाएगा, और ये क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर कर्ण बटे लंब, तो ये बन गए इसके फार्मूले, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात, ये कभी भी दिमाग में ये बात नहीं आना चाहिए कि साइन कहाँ से आया, कोसाइन कहाँ से आया। ये जस्ट संबंधों के नाम है, नाम के अलावा ये कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, जैसे मैंने यहाँ पर एक संबंध लिखा कास की अलग से कोई मीनिंग नहीं है। मैं अगर साइन लिख दूँ, कास लिख दूँ, तो इसका कोई महत्व नहीं है जब तक मुखिया का नाम यहाँ पर न लिखे कि मुखिया कौन है, और उसका हाँ, ये लगना जरूरी है। उसका कारण भी है कि क्योंकि ये जब मुखिया चेंज होता है तो पूरे संबंध चेंज हो जाते हैं। आसन्न भुजा आधार को लंब बन जाता है, लंब आधार बन जाता है, तो इसलिए ये बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है। कभी भी इसकी मीनिंग ऐसी नहीं होती कि कास और ये दोनों का गुना हो रहा,
ये मीनिंग कभी नहीं होती इसकी। ये क्या होता है कि ये तो जस्ट संबंध का नाम है और मुखिया कौन है, ये है, तो इसको जस्ट ऐसा ही लिखा जाता है और इसकी मीनिंग होती है कि काश ये इसके लिए मुखिया इसका ये बन रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि कितनी बड़ी कहानी हो गई सर ये अब इतना कौन याद रखेगा, इतना कोई याद नहीं रखेगा। तो हम क्या करते, जो याद नहीं रखना है उसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं। तो देखिए, ये हिंदी वाले नाम तो आपको लिखना नहीं है कभी, हिंदी वाले नाम लिखना नहीं, इसका फुल फॉर्म भी नहीं लिखना है। और तो जब नहीं लिखना है तो इसको हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन ख़त्म करें अपन और फिर आगे की बात करें। अपने काम की चीज़ अगर देखी जाए तो इतनी है, केवल 6 संबंध है और 6 संबंध के बीच में रिलेशन कैसा होता है, इसका इससे और इसका इससे और इसका इससे, ऐसा याद रख सकते हैं। अब बड़ा कन्फ्यूजन सर, इतने बड़े फार्मूले याद कैसे रखेंगे, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी अलग अलग ट्रिक है, सब बच्चे या कई टीचर अपने अपने हिसाब से बताते हैं। जब मैं 9th क्लास में था तो उस समय में त्रिकोणमिति 9th क्लास में हुआ करती थी, अभी तो 10th क्लास में है। तो वहाँ पर हमें सर ने बताया था, वो ट्रिक मुझे बहुत अच्छी लगी थी। हमारे एक सर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था हमें त्रिकोणमिति। तो उन्होंने बताया था लाल लाल बटे कक्का। उन्होंने ये बोला था कि लाल बटे कक्का अगर आप याद रख लेते हैं तो सारे फार्मूले बन जाएंगे। और वो कैसे बनेंगे, देखिए, लाल बटे कक्का तो याद रहता है। कई बच्चे अलग अलग तरीके से लंबू आम लाया, कहाँ से आया, ऐसा करके कुछ अलग अलग तरीके से याद रखते हैं। लाल बटे कक्का, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, मैंने क्या किया, इसको इस प्रकार से डिवाइड कर दिया। इसका क्रम बड़ा महत्वपूर्ण है, ये क्रम ऐसा याद रहना चाहिए, साइन कास टेन काट सेक कोसेक, साइन कास टेन काट सेक कोसेक। तो 3 ही याद रख सकते हैं, बाकी इनके विपरीत है, लेकिन मतलब इसका क्या आगे भी और कई सारे फार्मूले आएंगे। तो एक क्रम अगर हम बना दे, साइन कास टेन काट सेक कोसेक, तो बड़ी आसानी से अपना काम हो जाएगा। देखिए, यल का मतलब होता है लंब, लंब, ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण। के फार कर्ण, हाँ, फार आधार, आधार, हाँ, इस प्रकार से ये है। देखिए, इसी आधार पर मैं यहाँ पर लिखना चालू कर देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं साइन, यहाँ लिख देता हूँ मैं कास, यहाँ लिख देता हूँ मैं टेन, यहाँ लिख देता हूँ काट, यहाँ लिख देता हूँ सेक और यहाँ लिख देता हूँ कोसेक। थीटा, थीटा तो रहेगा ही सबके साथ में, मैंने जस्ट यहाँ पर एक सिंबल के तौर पर लिया। अब हो गए सारे फार्मूले याद। कैसे, साइन थीटा बराबर से लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर से आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर से लंब बटे आधार, काट थीटा बराबर से, इधर नीचे लिखा है ना काट, तो इधर से चलेंगे ऊपर, हाँ, तो आधार बटे लंब, और सेक थीटा बराबर से कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब। तो इस प्रकार से हमने फार्मूले याद किए। अब जब मैं क्वेश्चन बनाता था तो बड़ी प्रॉब्लम जाती थी सर। कैसी प्रॉब्लम जाती थी, जब भी क्वेश्चन बनाओ तो ये फार्मूला याद रखने के लिए मुझे ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ता था। टेक्निक तो बहुत अच्छी है, ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ता था, या लाल बटे कक्का को हमेशा याद रखना पड़ता था, जिसका कोई महत्व, मतलब मेरे ख्याल से उस पर कोई मार्क्स तो है नहीं, लेकिन जब भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो उसकी ज़रूरत पड़ती थी मुझे। इसलिए मैंने बोला कि भाई ये टेक्निक ठीक नहीं है, याद रखने की टेक्निक ठीक नहीं है, तो फिर मैंने दूसरी टेक्निक यूज़ की। और वो मेरी टेक्निक ये थी कि मैंने क्या किया था, हवा में समकोण त्रिभुज बना लिया था। हवा में मुझे ऐसा दिखाई देता था ये एक समकोण त्रिभुज है, ये देखिए ये समकोण त्रिभुज बना दिया, हवा में बनाया था मैंने, क्योंकि हर जगह तो कहीं ऐसा समकोण त्रिभुज दिखेगा नहीं। मैंने सोच लिया था कि ये समकोण त्रिभुज ऐसा है। मैंने इसका क्रम याद कर लिया था, साइन कास टेन काट सेक कोसेक। बस मैंने ये देखा था कि साइन इसके बटे ये, कास इसके बटे ये और टेन इसके बटे ये, बस, और बाकी के तो उल्टे। केवल इतना याद रखा था। फिर उसके बाद मैं लाइफ में कभी मेरे को लाल बटे कक्का की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यदि किसी बच्चे को पड़ती है तो मैं बता दूं कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग है। वह क्वेश्चन करने जा रहा है, ये इतना टाइम आप टेबल बना रहे हो वहाँ पर, तो ये फार्मूले आपको हवा में याद होना चाहिए। कैसे, लंब बटे कर्ण साइन, कास आधार बटे कर्ण और टेन लंब बटे आधार।
तो इस प्रकार से है। अब इसके बाद और भी कुछ इसके व्युत्क्रम है, मतलब कुछ संबंध और बनाए हैं। संबंध कैसे बनाए? ये तो भुजाओं के बीच में बन गए, भुजाओं के बीच में बन गए। अब ये संबंधों के बीच में भी संबंध बनाए, साइन का और कास का कुछ संबंध होगा, टेन का और काट का कुछ संबंध होगा, सेक और कोसेक का कुछ संबंध होगा, साइन और कोसेक का कुछ संबंध होगा। तो इस प्रकार से आपस में इनके बीच में भी कुछ संबंध बनाए। अब उन संबंधों को हम देखते हैं जी, है ना। ठीक, थैंक यू।